हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कोई भी केमिकल यानी कि केमिस्ट्री की कोई भी टॉपिक हो, केमिस्ट्री की कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो बात करें आप ऑर्गेनिक की या फिर इनऑर्गेनिक की, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यानी कह लीजिए आज हम लोग केमिस्ट्री का जो बेस है, केमिस्ट्री का जो नींव है, वो हम लोग तैयार करने वाले हैं। क्योंकि देखिए केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले उसका बेसिक आपको आना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आता सर, तो समझ में कैसे आएगा? इसलिए उनको नहीं समझ में आता है क्योंकि उनका जो बेसिक होता है, पीछे का जो पोर्शन होता है, वो बहुत ही वीक होता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम पहले आप लोगों की नींव मजबूत करवाएं। यानी कि पहले हम आप लोगों को कुछ बेसिक बता दें। यानी कि बेसिक की तरफ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो जब आपका बेस मजबूत रहेगा, जैसे होता है ना, जैसे जब घर बनता है तो पहले उसकी नींव बनाई जाती है, यानी कि उसकी नींव रखी जाती है। नींव जितना ही ज्यादा मजबूत होता है, ऊपर का जो मकान होता है वह उतना ही ज्यादा बेहतरीन होता है, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। ठीक उसी तरीके से हम आपका पहले नींव तैयार करवाएंगे। क्योंकि आपका जब तक आपका नींव तैयार नहीं होगा, नींव आपका स्ट्रांग नहीं होगा, आपका ऊपर का जो मकान होगा, अर्थात जो आप यानी कि आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समस्या पैदा कर सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि पहले क्यों ना हम आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक की तरफ से आगे लेके चले। पीछे का जो पीछे की जो टॉपिक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री में, उसको हम पहले आप लोगों को बता दें। ठीक है, तो हम आज की क्लास में शुरुआत करेंगे। आप लोग देखिए, एक चीज और आपसे कहना चाहेंगे कि ये जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ये एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और आप लोगों को ये अपने सभी मित्रों तक पहुंचाना है। ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाना है। और आप लोगों को कमेंट में जरूर लिखना है कि सर ये यानी कि जो हमारा क्लास है, ये आपको कैसा लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। तो जब आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कोई भी कंपाउंड है, जैसे कोई भी आप यानी कि केमिकल रिएक्शन ही पढ़ लिए, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं, उसमें आपका क्या होता है, जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड जैसे दो कंपाउंड या फिर दो एटम अगर हम ले लें, अगर हम दो एटम ले लें, मान लीजिए एक एटम ए है और एक एटम यहां पे क्या है, बी है। एक एटम यहां पे ए है और एक एटम बी है। ये दोनों एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं, ये दोनों एटम जो आप यानी कि जब आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या करते हैं कि किसी मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन ये जो दोनों यहां पे एटम हैं, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो किसी ना किसी फोर्स के थ्रू जुड़ते हैं, किसी ना किसी बल के थ्रू जुड़ते हैं। उस बल को क्या बोला जाता है, रासायनिक आबंध बोला जाता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, यानी कि रासायनिक आबंध के बारे में। ठीक है, तो चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। आज हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक आबंध के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, रासायनिक आबंध यानी कि केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल बॉन्डिंग। बात समझ में आ गई ना? ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ये बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप उसको तोड़ कैसे पाएंगे? बात समझ में आ गई ना? टूटने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये बनता कैसे है। जैसे यानी कि जब आपको पता हो जाएगा कि ये ऐसे बनता है, तो तोड़ना भी आप लोगों की आसान हो जाएगा। और आप ये भी जानते हैं, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की डिफिनेशन ही यही होती है, ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कॉल्ड रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हमने बोला, ब्रेकिंग एंड मेकिंग इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यानी कि टूटना और बनना ही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो टूटेगा तभी, यानी कि ये टूटने का कोई ना कोई रूल होगा और बनने का भी कोई ना कोई रूल होगा।
तो तोड़ने से पहले हम लोग इसको बनाना सीखेंगे। भाई जब आप बनेगा तभी तो टूटेगा, कोई भी चीज जब बनेगा तभी तो टूटेगा। तो पहले हम लोग सीखेंगे बनाना कि कैसे यह बॉन्ड बना होगा, तब जाकर के हम लोग सीखेंगे ये जो बॉन्ड है वो कैसे ब्रेक हुआ यानी कि ब्रेक हुआ होगा, ये कैसे टूटा हुआ होगा। बात समझ में आ गई ना। तो आप लोगों को ये चीज यानी कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, यही हमने बार बार आपको बोला है, केमिकल का यानी कि केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध, बल्कि आप यहां पे केमिकल बॉन्डिंग लगाइए, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना, यानी कि रासायनिक आबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और रासायनिक आबंध बहुत सारे टाइप के होते हैं। रासायनिक आबंध भाई बहुत सारे टाइप के होते हैं। आप पढ़े होंगे सहसंयोजी आबंध, उपसहसंयोजी आबंध, वैद्युत संयोजी आबंध, हाइड्रोजन आबंध। बात समझ में आ गई ना। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कहने का मतलब तमाम टाइप के बॉन्डिंग होते हैं, तमाम टाइप के बॉन्डिंग होते हैं। लेकिन मूल रूप से यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। क्या बोलता है, कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी आबंध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। इसी की चर्चा हमेशा होती है, इसी की चर्चा हर जगह पे किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बॉन्डिंग है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, जिसको हम लोग हिंदी में बोले इसको हम लोग सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। बात समझ में आ गया। एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि हो सकता है हम बीच बीच में इंग्लिश वर्ड यूज करें, और इंग्लिश के साथ साथ हम लोग हिंदी का भी हम यूज करेंगे। जो इंग्लिश शब्द हम यानी कि जो भी हम इंग्लिश शब्द बोलेंगे उसका हम हिंदी भी बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम के भी हैं और हिंदी मीडियम के भी हैं, ताकि दोनों बच्चों का कोई भी नुकसान ना हो, दोनों को बच्चों को समझने में कोई भी समस्या ना हो, इसीलिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यहाँ पे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो ये है केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंध। तो हमने यानी कि क्या बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बॉन्डिंग है वो कौन सी है, कोवैलेंट बॉन्डिंग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। तो सहसंयोजी आबंध क्या होता है भाई, आप लोग पढ़े ही होंगे। यानी कि जो सहसंयोजी आबंध होता है वो क्या होता है कि आप बोलते हैं, आप यानी कि पिछले क्लास में हो सकता है, अगर आप 11th-12th में होंगे तो पिछले क्लास में आपने 9th में 10th में पढ़ा ही होगा कि जो सहसंयोजी आबंध होता है वो कैसे बनता है। क्या करते हैं, एक एटम यहां पे होता है, एक एटम यहां पे होता है, दोनों के जो यानी कि ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में गुल्लू गुल्लू करते हैं, यानी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, तो क्या बन जाते हैं, यहाँ पे सहसंयोजी आबंध बन जाता है। ये तो भाई पता ही होगा आपको, अगर आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे तो। अगर नहीं पढ़े हैं फिर भी आप लोगों को कोई भी यहाँ पे समस्या नहीं होने वाली है। बात समझ में आ गई। देखिए जो सहसंयोजी आबंध होता है, जो यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। बात समझ में आ गई ना। यानी कि हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, सहसंयोजी आबंध पढ़ेंगे, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। ये जो सहसंयोजी आबंध होता है, जैसे मान लीजिए एक एटम ए है यहाँ पे और दूसरा एटम यहाँ पे क्या है, बी लीजिए, ठीक है ना, या फिर कोई दिक्कत नहीं ये भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे यानी कि अणु का फॉर्मेशन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, बी। अब इसने क्या किया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये अभी यहाँ पे क्या है, एटम है। ये क्या है, एटम है, यानी कि परमाणु है। अब ये परमाणु यानी कि क्योंकि देखिए जब केमिकल रिएक्शन होगा, अभी हमने क्या बताया, वहां पे बॉन्ड का ब्रेक होना और बॉन्ड का बनना। बात समझ में आ गई। वहां पे बॉन्ड ब्रेक भी होगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होगा। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना, उसी को तो हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये यहाँ पे है, ए है और बी है। अब इन दोनों को पहले मान लीजिए बॉन्ड बनाना हुआ, ये दोनों को क्या करना हुआ, बॉन्ड बनाना हुआ। तो ये जो सहसंयोजी आबंध होता है वह आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है। अब ये बोलेगा बी ए को या फिर ए बोलेगा बी को, दोनों को भाई, चूंकि देखिए सहसंयोजी आबंध, कोई भी आबंध जो होता है वो बनता क्यों है, पहले तो हम ये आपको बता दें। कोई भी जो रासायनिक आबंध होता है वो बनता क्यों है, रासायनिक आबंध जो होता है वो बनता क्यों है, क्योंकि देखिए सभी परमाणु चाहते हैं, सभी तत्व चाहते हैं कि हमारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। यानी अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सभी एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, यानी कि चाहे जैसे भी करके अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। क्योंकि जब अष्टक कंप्लीट हो जाता है तो न्यूट्रल हो जाते हैं, अक्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार प्राप्त करने लगते हैं।
यानी कि आखिरी गैसों के समान, नोबल गैसों के समान वो क्या करते हैं, बिहेवियर शो करने लगते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, अपना ऑक्टेट जो कि कंप्लीट करना चाहते हैं। क्योंकि भाई आप देखते हैं जनरल लाइफ में भी सभी चाहते हैं स्टेबल होना, अस्थाई होना, जिसके लिए वो तमाम प्रकार की भाग दौड़ी दिन भर करते रहते हैं। हमारे पास कितना ज्यादा पैसा हो, कितना ज्यादा गाड़ी हो, नौकर हो, चाकर हो, यही तमाम प्रकार की जो है कि समस्याएं है इसे यानी कि डेली लाइफ में वो सब क्या करते हैं, यानी उन सभी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, अस्थाई होना चाहते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, दिन भर भागते दौड़ते रहते हैं। अरे भाई उसी सब में हम भी हैं, हमारी बात अलग नहीं है, ठीक है। तो ये जैसे मान लीजिए ये है आपका ए और बी, तो केमिकल बॉन्ड जो बनता है वो क्यों बनता है, यानी कि जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की वो क्यों होती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने भूख को शांत करने के लिए। क्योंकि जो नोबल गैसेस होते हैं उनका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका ऑलरेडी पहले से पेट भरा होता है, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ गई ना। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी एटम जो होता है वह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो उसी तरीके से ये जो सहसंयोजी आबंध होता है ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा अपना स्टेप पूरा करते हैं। ये जो सहसंयोजी आबंध होता है यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बनता है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा दोनों क्या करते हैं, अपना अष्टक को कंप्लीट करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा और इसका भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। यहां पे क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या कर लेंगे, दोनों कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सहसंयोजी आबंध। और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है तो यहां पे क्या बन जाएगा, सहसंयोजी आबंध। और अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो क्या बन जाता है, द्विआबंध बन जाता है। तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो क्या बन जाता है, त्रिआबंध बन जाता है, जिसको हम लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड होगा। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आ गई, ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये भाई गोला हमने बना दिया, इसका मतलब गोले में ये थोड़ी रहता है, ये भाई ये आपका सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो ऐसे हम लोग 3 पाई खींच देंगे, ये क्या है, आपका ट्रिपल बॉन्ड है। बात समझ में आ गई ना। तो बराबर की इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है, यानी कि कोवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां पे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कहां पे रहते हैं, ऐसे आवारागर्दी तो करते नहीं है, ये ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमने बोली है यहां पे, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कहां पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं बाबू, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कक्षक बोलते हैं। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, कक्षक में प्रेजेंट होते, यानी कि प्रेजेंट होते, उपस्थित होते हैं, ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं। वो क्यों साझेदारी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपस में तभी साझेदारी कर पाते हैं जब वो जो दोनों ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं। बात समझ में आ गई ना। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये साझेदारी तब कर पाते हैं जब ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी कि अब तक तो आपने देखा था इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी के द्वारा क्या बनता है, सहसंयोजी आबंध बनता है। ये सही भी है भाई, ये तो नीचे क्लास की बातें हैं। लेकिन अगर आप अपर लेवल पे जाएं तो ये बात आपको समझना होगा कि जो ऑर्बिटल होते हैं ऑर्बिटल आपस में गुलू गुलू करते हैं, ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि सहसंयोजी आबंध बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो अब तक आपको ये नहीं पता रहा होगा कि जो सहसंयोजी आबंध होता है वह ऑर्बिटल की शेयरिंग से बनता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है। आप लोग अभी तक यही जानते रहे होंगे कि जो यानी कि सहसंयोजी आबंध होता है वह इलेक्ट्रॉनों की बराबर की शेयरिंग के द्वारा बनता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल की सोचे, अगर आपको थोड़ा सा हाई लेवल की बताया जाए तो क्या होता है, ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, गुलू गुलू करते हैं, तब जाकर के क्या बनता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इसका मतलब हमने क्या बोला यहां पे, जब ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब हमको सबसे पहले ऑर्बिटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है। भाई जब हमको पता रहेगा ऑर्बिटल क्या होता है, कक्षक क्या होता है, तभी तो हम लोग उसकी आपस में ओवरलैपिंग करवा पाएंगे।
बात समझ में आ रही है? तो पहले हम लोगों को पढ़ना है इसमें ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि कक्षक के बारे में, कि कक्षक क्या होता है, यानी कि ऑर्बिटल क्या होता है, या कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, कैसे होता है, दिखता कैसे है, इसका रंग कैसे होता है, तमाम टाइप का जो इसमें क्वेश्चन है वो यहाँ पे आपका उठेगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑर्बिटल के बारे में, कि ऑर्बिटल क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं ऑर्बिटल के बारे में। तो अभी हमने क्या बताया, पहले थोड़ा सा एक बार हम आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यानी जो सहसंयोजी बंध होता है, ये ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। क्लियर? अब ये ओवरलैपिंग जिसको हम लोग हिंदी में अतिव्यापन बोलते हैं, ओवरलैपिंग अगर हम कहें उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, अतिव्यापन बोलते हैं। अतिव्यापन के थ्रू क्या बनता है, यानी जब ऑर्बिटल आपस में अतिव्यापन करते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ गए? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है और ऑर्बिटल कितने टाइप का होता है। क्लियर? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए पहले, जो भी नोट करना हो। देखिए, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑर्बिटल के बारे में, यानी कि कक्षक के बारे में। कक्षक क्या होता है, देखिए आपने सुना होगा एक होता है यस ऑर्बिटल। एक क्या होता है, यस ऑर्बिटल होता है, यानी कि यस कक्षक जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस कक्षक हम लोग हिंदी में बोलते हैं। यस कक्षक यानी कि यस ऑर्बिटल। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस कक्षक के बारे में, यस ऑर्बिटल के बारे में, कि यस ऑर्बिटल क्या होता है, कैसे होता है, दिखता कैसे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होती है। तो ये पहले हम लोगों को आपस में, यानी कि ये पहले हम लोगों को समझना है कि जो यस कक्षक होता है वो क्या होता है। देखिए, यानी कि जो यस कक्षक होता है, यानी कि जो यस ऑर्बिटल होता है, ये अगर देखा जाए इसकी जो शेप होती है यह स्फेरिकल होती है। जो यस ऑर्बिटल होता है, यानी जो यस कक्षक होता है वो कैसा होता है, एक स्फेरिकल शेप का होता है। जैसे ये बीच में यहां पे क्या होगा, कोई भी न्यूक्लियस होगा जिसको हम लोग नाभिक हिंदी में बोलते हैं। और भैया नाभिक में क्या क्या होते हैं, फलाना और ढिमाका। अरे भैया कहने का मतलब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो न्यूक्लियस होता है, यानी जो नाभिक होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो यानी कि सेल होता है जिसको हम लोग कोश बोलते हैं, इसी में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ये जो यस ऑर्बिटल है, ये जो यस कक्षक है, इसकी शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है। और इसी गोले में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों तरफ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इधर उधर इधर उधर। यानी जैसे मान लीजिए हमने न्यूक्लियस है, जैसे मान लीजिए हम न्यूक्लियस है, तो हमारे चारों तरफ, यानी कि जितना भी हमारे चारों तरफ अराउंड में है, वो सभी के सभी क्या है, यस ऑर्बिटल का जो सेल है वो है। और वहीं पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है कि अधिक होती है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फैले होते हैं। बात समझ में आ गई ना? यानी कि यहां पे देखा जाए तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब स्फेरिकली, मतलब गोलाकार में यहां पे क्या होते हैं, फैले होते हैं इलेक्ट्रॉन इसमें। बात समझ में आ गई ना? तो ये है यस ऑर्बिटल की जो शेप होती है, ये कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है। गोलाकार होने के कारण भैया इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यानी कि चारों दिशाओं में इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट होता है, वो भी एक स्फेरिकल शेप में, एक वृत्ताकार शेप में। यहां पे भी इलेक्ट्रॉन होगा, अगर देखा जाए तो यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि ये क्या होता है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होता है, न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास होता है। चारों तरफ से इसको इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इसको, यानी कि जो ये जो न्यूक्लियस है, इस पर जो इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं। यानी कि यहां पे जो न्यूक्लियस होता है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है। जो यस ऑर्बिटल होते हैं, यस ऑर्बिटल में जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉनों पर, वो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं। पास समझ में आ गई ना? तो अगर जो यस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल अगर देखा जाए तो यस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है।
और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक स्फीयर के रूप में यहाँ पे, यानी जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं एक वृत्ताकार के रूप में यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चारों दिशाओं से लगता है। इधर से भी जितना फोर्स लगेगा उतना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर से भी लगेगा, क्योंकि इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इधर भी इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब चाहे जहां पे भी अगर आप देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्फीयर में प्रेजेंट होगा, एक गोले में प्रेजेंट होगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि जो यस ऑर्बिटल होता है उसकी जो शेप होती है कैसी होती है, स्फेरिकल होती है, यानी कि गोलाकार होती है। और न्यूक्लियस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। बात समझ में आ गई ना? ये है यस ऑर्बिटल। इसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार होती है, यानी कि स्फेरिकल होती है। क्लियर? अच्छा, ये चीज और ही आपको बोल दिया जाए, ये डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है? जो यस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है कि नॉन डायरेक्शनल होता है? अरे भैया नॉन डायरेक्शनल है, आदिशात्मक है। ये कैसा है, दिशात्मक नहीं है, ये आदिशात्मक है। अगर आप इधर से चले तब भी इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी हो सकता, मतलब कि ये कहीं पे भी उपस्थित हो सकता है। क्या इसकी कोई डायरेक्शन है, इसकी कोई दिशा है? बिल्कुल नहीं है। मतलब कि जो यस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी अदिशात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे चारों तरफ होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, जो यस ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, यानी कि अदिशात्मक होता है। क्लियर? तो हम आपको पहले बता दें, जो यस ऑर्बिटल होता है उसकी आकृति कैसी होती है। यस ऑर्बिटल की जो आकृति होती है, यानी कि जो शेप होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है। कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, यानी कि स्फेरिकल होता है। और अगर हम बात करें यानी कि इसकी दिशा कैसी होगी, ये कैसी होगी, आदिशात्मक होगी, आदिशात्मक होगी। बात समझ में आ गई ना? और इसका अगर हम बात करें अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण, इसका अगर हम आकर्षण की बात करें तो आकर्षण क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, यानी कि बहुत अधिक होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये कुछ बातें हैं, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो यस ऑर्बिटल होता है कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, यानी कि वृत्ताकार होता है। दिशा यानी कि इसमें दिशात्मक होता है, यानी कि कैसा होता है, अदिशात्मक होता है, यानी नॉन डायरेक्शनल होता है। और इसकी यानी जो आकर्षण होता है, आकर्षण बल जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, आकर्षण बल की अगर हम बात करें, यहाँ पे आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। और एक चीज इसमें हम आपको बताना चाह रहे हैं, एक चीज इसमें होता है नोड। नोड क्या चीज होता है, आपने सुना होगा नोड या फिर नोडल प्लेन आपने सुना होगा। ये क्या होता है, नोड या फिर नोडल प्लेन। ये यानी कि नोड क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है, ये तो हम आपको ये बता दें। इसको हम जो है कि अगले क्लास में आपको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। जो यस ऑर्बिटल होता है उसमें कितने नोड होते हैं, क्या होता है नोड। ये नोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने के लिए पूछ दिया जाता है, ये जो ऑर्बिटल है इसमें कितने नोड प्रेजेंट होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोड क्या होते हैं और नोडल प्लेन क्या होते हैं, सब जो है कि हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाले हैं। आप लोग केवल डेली जो है कि जब भी हमारा क्लास जाए तो आप लोग उसको जरूर से जरूर अटेंड किया करिए और अपने मित्रों के साथ जरूर से जरूर इसको शेयर किया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग नोड के यानी कि नोड के बारे में पढ़ेंगे। और अभी ये इसकी जो यस ऑर्बिटल की जो कहानी है अभी इतनी ही नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी टॉपिकें हैं, इसमें बहुत सारी टॉपिकें हैं। क्योंकि हम आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो टॉपिक है इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि एकदम बेसिक से यहाँ पे चल रहा है, एकदम कोई भी चीज इसमें छूटेगी नहीं, बस केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और हाँ, एक चीज और आपको कहना चाहेंगे, आप नोट्स इसका जो है कि कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी आपको लगे कि ये नोट करने लायक है, जो हमको नहीं समझ में आ पाएगा तो उसको आप नोट कर लिया करिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, हाँ एक चीज हम ये भी बता दे रहे हैं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए तभी हमको समझ में आएगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। जब आप कमेंट करेंगे तभी हम समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर से जरूर किया करिए। ठीक है, तो अपने मित्रों के साथ ये जरूर से जरूर शेयर करेंगे, हम आशा करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां पे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। क्योंकि संघर्ष के बिना कोई भी महान नहीं होता है। आप संघर्ष करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।